स्टार्ट। नमस्कार। स्वागत है आपका वर्ल्ड दिस वीक के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ पुनः वॉशिंगटन डीसी से मंजी हैं। मंजी, आज हम लोग बातचीत करेंगे इंडिया के सबसे हॉट न्यूज के बारे में। हॉट न्यूज ये है कि पहलगाम अटैक के बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के अगले कदम को लेकर के जो भी चर्चा चल रही है उसके बारे में आप हमें बताएं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पहलकदमी को किस नजरों से देखा जा रहा है। तीसरा, अगर युद्ध या संघर्ष जैसी कोई स्थिति पनपती है तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसको किस नजरिए से कहां तक ले जाने की संभावना है। चौथा, इसी के साथ जातिगत जनगणना को लेकर के एक गजब का अंतर्विरोध उभर के सामने आया है। अभी बीबीसी का मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, काफी गंभीरता से उन्होंने बनाया है कि ये सारा कुछ भारत का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया में एक तरफ विश्व युद्ध का माहौल बना दिया गया है, दूसरी तरफ कायर बुजदिल बनाया जा रहा है। भारतीय मीडिया को छोड़ के वर्ल्ड लेवल पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और किस तरह की चीजें चल रही हैं, इनके बारे में आप हमें टू द पॉइंट चीजें बताएं कि क्या भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से उलझ सकते हैं। अगर उलझते हैं तो कहां तक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लोग इस घटना को किस रूप में और कैसे देख रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर, उन बिंदुओं के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षित करनी जिसके ऊपर आमतौर पर भारतीय मीडिया निष्पक्षता से बातचीत नहीं करता। जी सर। नमस्कार आपको सर और सभी दर्शकों को। 22 अप्रैल को ये नरसंहार हुआ था और आज 4 तारीख हो चुकी है, तो कुल मिला के 12 दिन बीत चुके हैं। अभी तक कोई मेजर एक्शन तो हमने देखा नहीं है। छुटपुट चीजें हुई हैं, पानी रोक दिया, इन सब चीज पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें इस मुद्दे पर डिस्कस करना चाहिए कि इस घटना को अंतरराष्ट्रीय पटल पे किस रूप में देखा गया। जी। ये बड़ा अहम है। ये अहम इसलिए है कि बाकी दुनिया इस अटैक को किस रूप में देखती है। मेरे हिसाब से ये मुंबई अटैक 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद सबसे डेडलीस्ट अटैक था इंडिया के ऊपर, आतंकवादी हमला। जी। सब कुछ वीडियो पे उपलब्ध है। जो बच गए वो बता रहे हैं कि किस किस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछ के पैंट उतरवा के मारा है। ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन द मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, लाख टके का सवाल ये है, क्या यही सब चीजें जो पब्लिक डोमेन में हैं वो अंतरराष्ट्रीय पटल पर उपलब्ध हैं। उसका सिंपल सा उत्तर है नहीं। हम्म। इसको इंटरनेशनल मीडिया में किस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है कि ये एक सिंपल टेररिस्ट नॉर्मल अटैक था, जैसा 1000 साल से होता है, एक और सही। इसमें वो अहम मुद्दे छोड़ दिए गए हैं कि पैंट उतरवा कर, कलमा पढ़वा कर, धार्मिक पहचान पर लोगों को मारा गया। ये चीज उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दी है। अंतरराष्ट्रीय पटल पर अगर आप सबसे पहले आप बात करें तो पाकिस्तानी मीडिया की बात कीजिए, डॉन और ट्रिब्यून जैसे अखबारों की। उन्होंने इस चीज को ये लिखा है कि ये इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें लोकल कश्मीरियों का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ये लिखा है कि रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर में, हम्म। जो कश्मीर के यूथ ने बनाई है। उनका ये कहना है कि पहलगाम के आसपास 80,000 लोकल नॉन कश्मीरी लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने सेटल करवाया है। अच्छा, कितना सर, एक बार आंकड़ा फिर बताइए। 80,000 नॉन कश्मीरियों को। अस- ओके, ये घटना अभी 2014 के बाद की है। ये घटना है पिछले 2-3 साल की, जब से धारा 370 हटाई गई है। मतलब 2005 अगस्त 2019 के बाद से 80,000 लोगों को सेटल कराया गया है। करेक्ट। तो ओके। ये थ्योरी दी जा रही है। अल जजीरा का अखबार देख लीजिए आप, जितने भी अरेबियन न्यूज पोर्टल्स हैं, साइट्स हैं, और लाइव रिपोर्टिंग है, उसमें दो अहम मुद्दे यही बताए जा रहे हैं कि ये एक रिटेलिएशन था। लोकल हम्म। कश्मीरी इस बात से खफा थे कि वहां के डेमोग्राफिक्स बदलने की कोशिश हो रही थी। 80,000 बाकी इंडियंस को लाके भारतीय सरकार ने वहां पे सेटल करवाया था, और उन्होंने बदले में आके मार डाला उनको। हम्म। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये हम्म। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने धार्मिक एंगल पूरी तरह से गायब कर दिया। उन्होंने ये ओके। कहीं नहीं कहा कि किस तरह से धार्मिक पहचान करके मारा गया है। ये इस चीज को वो पूरी तरह से गोल कर गए। अब होता हम्म। क्या है, अब आप ये इस चीज से अंदाजा लगाइए। अल जजीरा और डॉन, ये इन सब का कोलैबोरेशन होता है एसोसिएटेड प्रेस के थ्रू। हम्म। एसोसिएटेड प्रेस, ब्लूमबर्ग, राउटर्स जैसी जो न्यूज एजेंसीज है दुनिया भर में, ये इनका एक पूरा नेटवर्क होता है।
तो अगर ये खबर एक जगह से चलेगी तो वो सारी खबर दुनिया भर के अखबारों में चलेगी। बिल्कुल। और रही कई कसर फिर आपके वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN, इन सारे अखबारों में आ जाती है, जहां पर बैठे हुए हैं एलिमेंट्स लाइक जो इंडिया के ही रिपोर्टर्स हैं। आपको पता होगा भली भांति कौन कौन लिखता है। राणा आयोग टाइप की जो हाँ। है। तो उन्होंने JD वांस की इंडिया विजिट को ज्यादा तवज्जो दी है और इस हम्म। अटैक पर कुछ भी खुल के नहीं लिखा है। इनफैक्ट ये हम्म। चीज तो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे है ही नहीं। हम्म। कितनी गजब की बात है कि 28 लोगों को पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया गया, और ये खबर अमेरिका जैसे प्रगतिशील देश के फ्रंट पेज पे भी नहीं आती। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा मतलब कुछ हुआ है। इनको इकोसिस्टम इतना ज्यादा हावी है। इकोसिस्टम तो हमेशा से हावी था। सवाल यह है कि अ, राष्ट्रवादी सरकार 2014 से पावर में है। 11 साल हो चुके हैं। 11 सालों में आपने क्या किया? क्या आप 11 सालों में हम्म। इकोसिस्टम को तोड़ नहीं पाए? क्या 11 सालों में आप अपनी कहानी दुनिया को नहीं बता पाए? क्या 11 सालों में आपके लोग मारे जा रहे हैं, आप दुनिया को ये नहीं बता पाए कि हमारे लोगों को किस तरह से मारा जा रहा है? तब तक इकोसिस्टम इसमें का। इसमें हाँ। इंडो इंडो इजराइल रिलेशन भी सब काम नहीं आया। इजराइल के साथ तो बड़े अच्छे रिलेशन है, तो वहां के मीडिया में इसको जगह मिलनी चाहिए थी। इसराइली मीडिया में काफी हद तक इसको जगह मिली है, हम्म। क्योंकि वो भी सेम कश्ती में सवार हैं, जिसमें हम सवार हैं उसमें वो भी सवार हैं। तो इजरायली मीडिया में तो मिली है, लेकिन इसराइल और इंडिया में एक फर्क है। फर्क ये है कि इसराइल बाकी दुनिया भर की मीडिया की फिक्र नहीं करता, वो अपने प्रति उत्तर में रिटेलिएशन करता है। वो अभी तक कर रहा है। अब आप ये सोचिए, हम्म। पैलेस्टाइन पे कितने साल हो गए अटैक पे अटैक किए जा रहा है वो। हम्म। दुनिया भर में लोग परेशान हैं, हैरान हैं कि हमास के साथ तुम सीज फायर कर लो। UN बोल चुका है, लेकिन वो नहीं रोक रहा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ हम्म। रहा। तो या तो आप दुनिया भर की मीडिया को देख लीजिए, या फिर अपना रिटेलिएशन कर लीजिए। हमारे केस में हम दोनों में ही डबल जीरो है। ना हमने इंटरनेशनल मीडिया पर अपना कहानी बताई लोगों को, ना ही हम्म। हमने रिटेलिएट किया। तो हम्म। ये बात तो आप ऑस्ट्रेलिया UK जैसे अखबारों में भी आप देख लीजिए, किस कोई भी इस टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं है। किसी को पता ही नहीं है। जिनको पता है उनको लगता है कि नॉर्मल टेररिस्ट अटैक हुआ, डेमोग्राफिक चेंज के बदले में लोगों ने प्रत्युत्तर दिया और मार डाला। ये कहानी है। जी। जी। अब आप UN का भी देख लीजिए। जब ये अटैक हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, 26 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने इस रेजोल्यूशन में कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उसमें ना ये बताया गया कि मरने वाले हिंदू थे, ना ये कहा गया कि मजहबी पहचान करके मारा गया। बस ये कहा गया नॉर्मल टेररिस्ट अटैक ऑन टूरिस्ट, पर्यटकों वो पे। तो देखा था। हाँ। तो ये एक उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास करके अपना पल्ला झाड़ लिया। तो आपका जो पहला प्रश्न था, इंटरनेशनल मीडिया में इसकी क्या कवरेज है? कवरेज ये है कि हम अपने नहीं बता पाए लोगों को। लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल अटैक है, और ये तो आम बात है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने हम्म। बोला कि 1000 साल से इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। उनका कहने का मतलब था धार्मिक लड़ाई है 1000 साल से। तो ये तो चलता रहता हम्म। है। तो दुनिया ऐसे ही देखती है उसको, ये तो चलता रहता है। ओके। तो मतलब भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है। कल को भारत कोई कदम उठाता भी है उरी जैसा, तो उल्टा उसके ऊपर आरोप लग सकता है कि तुम आक्रामक हो रहे हो, या तुमने सीज फायर तोड़ा, या तुम संधि समझौते के विरुद्ध जा रहे हो। कुछ इसकी करेक्ट। संभावना बन सकती है। हाँ, बिल्कुल बन सकती है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की कुछ चीजों की तो दाद देनी ही पड़ेगी। उन्होंने जैसे। रिटेलिएट। सबसे पहली बात तो यह है कि इन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज किया, ये हम्म। ये अचानक से पॉज नहीं किया था। इसकी तैयारी 2019 से कर रहे थे ये लोग। दो अच्छा। 2019 में उन्होंने पाकिस्तान को और यूनाइटेड नेशंस के सामने कहा था कि इस ट्रीटी में हम एक आर्टिकल है उसको इन्वोक करते हुए इस ट्रीटी को पॉज करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश पानी जो है हम आपको दे रहे हैं, ये हम रोकना चाहते हैं। 2019 में उन्होंने हम्म। एक ये शुरू कर दिया था। इसमें एक लंबी कहानी है कि किस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी के जो पाकिस्तान के साइड के लोग ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने किस तरह से उनको पैसे खिलाए,
काफी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसके प्रयास आज से 6 साल पहले शुरू कर दिए थे। ओके। इस अटैक के बाद उन्होंने पॉज किया, पाकिस्तान से रिटेलिएशन आया, और वो पानी रोका गया 1-2 दिन के लिए, फिर छोड़ दिया गया, बाढ़ आ गई। आपको सब पता ही होगा, सब दर्शकों को ही पता होगा। तो इस अंडर वाटर ट्रीटी पर ये अब केस खिंचेगा लंबा, यूनाइटेड नेशंस के सामने जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जाएगा। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास एडवांटेज है, क्योंकि उसमें उस ट्रीटी में क्लॉजेज ऐसे हैं कि इंडिया किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इस ट्रीटी को खत्म कर सकता है। ये एडवांटेज है इंडिया के। लेकिन बस अच्छा। लाख टके का सवाल फिर से वही आ जाता है, अगर तुम ट्रीटी रोकोगे और पानी रोकोगे तो पानी को लॉन्ग टर्म तक स्टोर कैसे करोगे? पानी लॉन्ग टर्म तक हम्म। आप रोक नहीं सकते। आपको हम्म। मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के बाद पानी छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। हम्म। दूसरी चीज इसमें सर, आपको शायद से ये खबर फ्रंट पेज पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये आई नहीं है। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को $1.25 बिलियन का लोन सैंक्शन किया था पिछले महीने। हम्म। उन्होंने अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई थी, पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा था कि हमें और पैसे चाहिए, तो $1.25 बिलियन की उनको लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ाई थी। और जब ये पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने क्या किया, आईएमएफ से अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको वापस बुला लिया। हम्म। ये 4-5 दिन पहले की खबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो पैसे की जो 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 इस लोन की किस्त है वो पाकिस्तान को दी नहीं जा सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका एक मेजर सिग्नेटरी देश का बंदा ही नहीं है वहां पर, जो ओके। जो लोन को सैंक्शन करके आगे बढ़ाए फाइल को, वो उन्होंने हम्म। ब्यूरोक्रेट वापस बुला लिया। अब देखना यह है कि इंडिया का नया ब्यूरोक्रेट जब आईएमएफ में जाएगा तो इंडिया का क्या रुख रहेगा। लेकिन हम्म। हाल फिलहाल के लिए तो वो पैसा रुक गया है पाकिस्तान का। तो ये दूसरी चोट है। हम्म। और उसके बाद फिर मोदी जी ने जो आर्मी को खुला हाथ दिया था, उसके बाद रात के 3 बजे उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, रात के 3 बजे। भला कौन सा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहता है कि हमें 24 से 36 घंटे में इंडिया हम पे हमला कर देगा? ये हमारे हम्म। पास सॉलिड प्रूफ है। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज थी आज से 2 दिन पहले की। तो इंडिया हम्म। ने तो अभी तक तो हमला किया नहीं है। हम्म। तो पाकिस्तान की तरफ से तो यही था कि इंडिया किसी भी तरफ हमला कर देगा, हमें तैयार रहना चाहिए। तो ये भी एक बड़ी कमाल की बात थी। डॉन अखबार और ट्रिब्यून अखबार में यहाँ तक रिपोर्टिंग थी कि मुजफ्फराबाद और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के शहर कस्बे हैं, वहाँ के स्कूल मदरसों के बच्चों को तैयारी करवाई जा रही है कि जंग छिड़ जाए तो क्या करना है आपने। बीमा, जो जख्मी लोग हो जाए उनको फर्स्ट एड कैसे देनी है, स्ट्रेचर कैसे उठाने हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सरहद पार तो वो तैयारी कर रहे हैं कि वो मान के चल रहे हैं कि इंडिया हम पे अटैक करेगा। लेकिन हम्म। क्या इंडिया वाकई में अटैक करेगा? क्या हम अटैक करने की स्थिति में हैं? ये हम्म। सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सर पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी और करण थापर इस मुद्दे पर बात भी कर रहे थे। तो नजम सेठी ने बड़ी सही बात बताई है कि अभी की जो स्थिति है, दोनों पक्ष दावे कर सकते हैं, पटाखे फूट सकते हैं, थोड़े बहुत स्ट्राइक हो सकती है, और दोनों लोग अपने अपने दावे कर सकते हैं। युद्ध जैसी कोई बड़ी स्थिति का सामना अभी नहीं हो सकता। ये नजम सेठी का एक था अप्रोच। करण थापर तो भाई लेफ्टिस्ट हैं, वो भी कुछ ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो माहौल कुछ ऐसा ही चल रहा है। और अब जब से जातिगत जनगणना की घोषणा हुई है, तब से मुझे लग रहा है कि मोदी सरकार की सभी उपलब्धियों पर पानी फिरते नजर आ रहा है। पता नहीं क्या मन में चल रहा है, आगे क्या होगा। तो कुछ वैश्विक अखबारें सर इस घटना को, खासकर जातिगत जनगणना को भी किस निगाह से देख रही है? पुलवामा अटैक के कुछ तो बारे में तो पता लग गया, जातिगत जनगणना और के बाद कैसे, किस तरह, क्या दिख रहा है सर? देखिए सर, ये जनगणना वाली जो बात है ना, ये इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली अमेरिकन मीडिया में तो मैंने कहीं नहीं देखी। छिटपुट तौर पर राइट विंगर्स इस चीज पे बात करते हैं, वो खिल्ली उड़ाते हैं इस चीज की, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में जाति की समस्या को लेके इंटरनेशनल समुदाय में हमारा मजाक ही उड़ता है कि 21st सेंचुरी आ चुकी है और आप अभी तक जातियों में पड़े हुए हो, जाति में उलझे हुए हो। इस चीज पे आप कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाओ,
कैनेडियन मैं मीडिया में चले जाइए, अमेरिकन में चले जाइए, खूब खिल के खिल्ली उड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस जनगणना से भी खिल्ली ही उड़ रही है हम्म। कि कहाँ बाकी दुनिया कहाँ आगे पहुंच रही है, और आप ये काउंट कर रहे हो कि आपके देश में कितने परसेंटेज कौन सी जाति के लोग मौजूद हैं। अब इसके हम्म। प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, उसमें हम बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, और मेरे ख्याल से उसको एक अलग सेशन के लिए सेव करते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इसकी टाइमिंग कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। पहलगाम हम्म। हमला होके चुका है, उस देश उबल रहा है उस चीज पर, और आपने अचानक से फैसला लिया कि हम जनगणना शुरू करेंगे। हम्म। तो सवाल यही है कि इसकी टाइमिंग सही है बुरी है, या ये इसकी घोषणा इसलिए हुई कि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, या लोगों का आक्रोश कम किया जा सके, या लोगों में जो उबाल आ रहा है उसको रोका जा सके। हम्म। तो इसका सवाल तो मेरे ख्याल से कोई दे नहीं सकता। लेकिन मैं वापस से पहलगाम अटैक के बारे में बात करूं तो जो आपने नजम सेठी वाली और करण थापर वाली बात बोली, वो गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लड़ाई जैसी वॉर जैसी सिचुएशन तो नहीं आएगी। वॉर जैसी सिचुएशन अगर आती है तो आप इसमें एक एक साइकोलॉजी में एक और थ्योरी होती है, मैडमैन थ्योरी। आप पागल आदमी से लड़ नहीं सकते। हम्म। पागल आदमी पलटवार करके वो कुछ भी कर दे, क्योंकि वो पागल है, उसको अपने कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह है ही नहीं। लेकिन आपको तो है, आपका घर परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं। आप किसी से लड़ोगे तो आप 50 चीजें सोच के लड़ने के लिए मैदान में कूदोगे। पागल आदमी नहीं सोचेगा, पागल आदमी सीधे कूद पड़ेगा। तो हम्म। दुर्भाग्य से हमारे साथ 70 साल से यही हो रहा है। हम जंग में फुल फ्लेजेड नहीं कूदते क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास एक पूरा देश है मौजूद, हमें उसकी देखभाल करनी है। सामने वाले देश को कोई पर फर्क नहीं पड़ता। वो तो साफ साफ कहता है कि मैं मरूंगा तो तुमको भी मार के मरूंगा। और हम्म। प्लस वो न्यूक्लियर ले, पावर वाला कह के। लेकिन इससे मोदी जी की और सरकार की राष्ट्रवाद की छवि भी तो दुष्प्रभावित हो रही है। फिर आप में और कठपुतली सरकार मनमोहन जी में, या पुलवामा में और 26/11 की घटना में क्या अंतर रह जाएगा? अब इसका जवाब आप इस चीज से लगा लीजिए, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक्स की, बालाकोट वगैरह में हम्म। जिसके लोगों ने सबूत मांगे। वो बात स्पष्ट थी हम्म। कि एयर स्ट्राइक्स हुई थी, पाकिस्तानी मीडिया ने स्वीकार किया था, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी लोगों ने दबे तौर पर माना था कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है। लेकिन सवाल यही है ना कि आपने पुलवामा अटैक के बाद ये एयर स्ट्राइक जो की, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था। कितने लोग मार लिए होंगे आपने वहां पर? 100, 200, 300, 400, हम्म। 500? समस्या का स्थायी सोल्यूशन मिला क्या? नहीं। तो फिर उस एयर स्ट्राइक करने का फायदा ही क्या हुआ? वो तो आपने एक शॉर्ट टर्म हम्म। जो खुशी थी ना, जो बदले की भावना को लोगों की शांत कर दिया उस टाइम, जो कि हम्म। अच्छी बात है। एयर स्ट्राइक करी आपने, खौफ हम्म। बनाया, लोग खुश हुए। 2-3 साल तक लोग खुश रहे कि भाई देखो हमारे लोग मारोगे तो हम भी मारेंगे, एयर स्ट्राइक कर देंगे। लेकिन सामने वाली पार्टी में कोई बदलाव नहीं आया। हम्म। सामने वाला तो अभी भी चौड़े में घूम रहा है कि मेरे में तो इतनी हिम्मत है कि मैं मार सकता हूँ। आप कोई भी हम्म। पाकिस्तानी मीडिया उठा के देख लीजिए, वो एक ही शब्द यूज करते हैं, हिंदू बनिया। हम्म। कि बनिया शब्द इसलिए यूज करते हैं कि ये आर्थिक रूप से अपनी तरक्की को पहले देखते हैं, बदले को नहीं देखते, लड़ाई नहीं देखते। वे कहते हैं हिंदू बनिया डरपोक होता है। ये एक अवधारणा है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। ये जैसे पाकिस्तान। यहूदी सूदखोर जैसे हाँ, यहूदी सूदखोर उनके कुरान में है, उसी हाँ, तरह हिंदू बनिया का है। हिंदू बनिया है उसके। उनके लिए कोई जाति मायने नहीं रखती, उनके लिए सारी जाति के लोग जो हैं हिंदू बनिया ही हैं। हम्म। हम्म। क्योंकि बनिया लड़ने से पहले 50 बार सोचता है, अपना नफा नुकसान देखता है। तो वो यही कहते हैं तुम क्या लड़ोगे हमसे, तुम तो अपने नफे नुकसान में उलझे हुए हो। तो हम्म। आपके सवाल का उत्तर, मुंबई हमले और पहलगाम और बम्बई अटैक में कोई फर्क नहीं रह जाता। फर्क बस इतना सा है कि हम एयर स्ट्राइक करके क्षणिक खुशी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म खुशी ले सकते हैं, लेकिन समस्या का परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आपके अनुसार आप पिछले 10, 11, 12 सालों से मोदी सरकार को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में क्रिया प्रतिक्रिया को भी समझ रहे हैं। आपके अनुसार अगले एक हफ्ते में भारत सरकार या मोदी सरकार
किस प्रकार की पहल कर सकती है इस घटना के बाद? मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि इन्होंने जो पानी रोका, सैंक्शंस लगाए, ट्रेडिंग वगैरह रोकी, सामने वाले देश में खौफ भर दिया कि हम किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है कि आपने हम्म। बगैर लड़े ही सामने वाले को इतना प्रताड़ित कर दिया कि वो सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका जैसे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आके भाई नेगोशिएट करवाओ, टेबल पे हम्म। बैठ के बात करते हैं। हम आप हमें सबूत दो, हम आपको बताएंगे कि हमारा हाथ था कि नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान हम्म। बैकफुट पर है, वो कह रहा है कि हम बात करने को तैयार हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। हम्म। तो इस चीज के तो मार्क्स देने पड़ेंगे मोदी सरकार को। लेकिन वापस आपके सवाल पर, हफ्ता 10 दिन बाद क्या रिएक्शन होगा? डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ही गेम होगा सारा। हम्म। यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास होंगे, बाकी देशों से बातचीत चलाई जाएगी किस तरह से इनको आर्थिक रूप से रोका जाए, पानी रोका जाए। इसका मेरे ख्याल से वॉर जैसी सिचुएशन तो बहुत रेयर कंडीशन में आनी चाहिए। और अगर आती है, लड़ाई जैसे जंग जैसी सिचुएशन आती है, तो ये मान के चलिए कि इंटरनेशनल फ्रंट पे मित्रों की कमी है भारत के पास। हम्म। हम्म। मैं नहीं समझता इसराइल को छोड़कर कोई और देश खुलकर आपके साथ खड़ा होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, मोदी जी की छवि का क्या होगा? जो 56 इंच का सीना और ये जो इतना कुछ बना है, वो तो एकदम 1962 में नेहरू जी, ठीक है सर, 1965 में शास्त्री जी, 1971 में श्रीमती गांधी, 1999 में वाजपेयी जी, और 2025 में मोदी जी। तो इतिहास रहा है, पूरा इतिहास उठा के देखे तो दिल्ली सल्तनत का उत्थान और पतन युद्धों से हुआ है। मुगल सल्तनत में भी पानीपत का रोल दिख रहा है, नादिर शाह भी दिख रहा है, अब्दाली भी दिख रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी दिख रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दिख रहा है, और 2025 की यह घटना भी दिख रही है। तो जब हम जैसे साधारण लोग इस घटना का अवलोकन कर सकते हैं, तो वहां तो विशेषज्ञ लोग बैठे हैं जो भली भांति समझ रहे होंगे कि इससे प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि बनी थी वो पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, लेफ्ट लिबरल मीडिया बहुत खुश है कि जो एक इनकी जो अपराजय की छवि बन रही थी, धीरे धीरे लोगों की नजरों से उतर रही है। इस बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? ये आपने बड़ा ही अच्छा टॉपिक उठाया है। और बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समराइज किया। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये छवि को बहुत बड़ा धक्का लगने के आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी कैच 22 सिचुएशन में है मोदी सरकार। कैच 22 सिचुएशन ये होती है कि आपको ये नहीं मालूम कि आगे जाएं या पीछे आए। आप हम्म। आप वॉर की शुरुआत कर नहीं सकते। आप खुद खुद जाके हम्म। फ्रंट पर लड़ नहीं सकते। आप शुरुआत करोगे तो हम्म। इल्जाम आपके ऊपर आएगा कि आपने जंग शुरू की। हम्म। गिवन द फैक्ट कि यूनाइटेड नेशंस में आप अपनी स्टोरी नहीं बता पाए, उनके रेजोल्यूशन में आप ये नहीं बता पाए कि भाई हम आतंकवाद से दुखी हैं, हमारे लोगों को धार्मिक पहचान पे मारा जा रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में जंग शुरू करते हो तो जमाना तो यही कहेगा कि आपने ना सबूत दिए ना बैठ के बातचीत करी, आपने सीधे जाके जंग छेड़ दी। हम्म। हम्म। रही बात पाकिस्तान के आर्थिक पहलू की, सबको पता है कि पाकिस्तान अभी एक आर्थिक समस्या से बहुत गंभीर रूप से जूझ रहा है। हम्म। और स्पेशली अमेरिका की जो टैरिफ वॉर चाइना के साथ चल रही है, उसकी सीधी सीधी एडवांटेज इंडिया को मिलती दिख रही थी। एप्पल का उदाहरण आप ले लीजिए। एप्पल के फोन का प्रोडक्शन इंडिया में काफी हद तक बढ़ चुका है। टैरिफ हम्म। लगने के बाद चाइना से एप्पल आईफोन्स बन के कमा रहे हैं, अमेरिका इंडिया से ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर इस सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान वॉर होती है तो उसका सीधा सीधा नुकसान किसे होगा? इंडिया को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए क्या है? हमारे पास खोने के लिए हम्म। बहुत कुछ है। तो ये वापस से वापस वही बात आ जाती है, हिंदू बनिया वाली बात, कि वो नफा नुकसान पहले सोचेगा। तो आप तो बेकार में इतना राष्ट्रवाद की अलग जगह है, कॉमन इंडिया दिखा दो, पाकिस्तान को मिला दो, हिंदू एक हो जाओ, पुनर्जागरण उत्थान। मुझे तो लगता है कि पिछले 10 सालों में जो हवा बनी और हवा बनाई गई, हम सारे लोग इस हवा से संक्रमित हो चुके हैं। तो चुपचाप रहिए कि भाई, हम भी कुछ समय बाद वैचारिक रूप से हमारा खतना हो ही चुका है, मानसिक रूप से हो ही चुका है। 20-25 साल बाद हम भी कबूल कर लेंगे, हम नहीं लड़ सकते हैं। देखिए,
लड़ना तो हमारा स्वभाव नहीं है, नहीं रहा है। हमने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो शुरू कहीं और से हुई थी। हमने सिर्फ बदले में खुद को प्रोटेक्ट किया और जंगें जीती हैं। ये भी एक यूनिवर्सल हम्म। फैक्ट है। हम खुद से तो कभी किसी को हम्म। मारने नहीं गए। ये ये हिंदुस्तान का हमेशा से स्वभाव रहा है। सच रहा जी। हम किसी भी मुल्क में लड़ने नहीं गए, हम कभी किसी से लड़ने नहीं गए। हम पे जब जब अटैक हुए तो हमने रिटेलिएट किया है। हम्म। और इस स्वभाव को मेरे ख्याल से कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल। जिस दिन ये स्वभाव बदलेगा उस दिन देश का जो भविष्य है वो बदलेगा। जाते जाते एक सवाल और, इमरान खान जी को लेकर के क्या है? इज्जत तो लुट गई उनकी, उनको लेकर के किस प्रकार की बातें इंटरनेशनल मीडिया में आ रही है? बिल्कुल भुट्टो की कहानी दोबारा दोहराई गई है यहाँ पे। देखिए सर, भुट्टो वाली जो कहानी है और इमरान खान वाली जो कहानी है वो काफी हद तक सच है, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। आ, हम्म। ये ये जो इमरान खान वाली जो खबर थी कि उनके साथ कुकर्म हुआ, ये जो स्क्रीनशॉट्स घूमे थे वो भी ऑथेंटिक नहीं थे। डॉन की साइट पे हम्म। जाइए, वो आर्टिकल आपको मिलेगा ही नहीं। हम्म। ऐसा भी नहीं है कि डॉन ने वो आर्टिकल छापा और फिर हटा लिया। हम्म। क्योंकि अगर ऐसा होता वो आर्काइवल में आ चुका होता। तो वो हम्म। आर्टिकल तो फेक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास हम्म। रहा है। कुछ तो हम्म। गड़बड़ हुई होगी। तो ये खबर फैली कहाँ से, इसके दो दो पहलू हैं। पहली खबर ये तो या तो फैलाई पीटीआई ने, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने ये खबर फैलाई जिससे कि उस पर ऐसा कुछ हमला ना हो। या फिर ये हम्म। फैलाई है इंडिया के लोगों, जो प्रो गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि चलो कुछ ऐसा शिगुफा छोड़ते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान भटके, लोग कहें कि ये देखो ये तो पहले से ही गर्त में गिरे हुए लोग हैं। हम्म। तो लॉन्ग स्टोरी कुल शॉर्ट ये है। कुल हाँ। कुल मिला के सर, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी का व्यक्ति कैसे अपनी छीछा लेदरी करा चुका है, और कल को वो कहीं भी खड़े रहेंगे तो हमारा या आपका ध्यान एक ही रहेगा कि भाई इनकी तो इज्जत लुट गई। खैर, कह ये तो कह सकते अलग हैं। बात है। धन्यवाद आपका कि आपने इतने कम बहुत बहुत। समय में पुलवामा अटैक और जातिगत जनगणना से जुड़े हुए सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान आकर्षित किया। और कुछ कुछ हमें एक विजन दिखाई दे रहा है कि अगले हफ्ते तक भारत और पाकिस्तान के बदलते हुए संबंधों को लेकर के हम किस दौर में जा सकते हैं। कुछ हमारे लिए सकारात्मक भी है, कुछ दुखी या एक निराशा का वातावरण भी जा रहा है कि हम आज भी वैसे ही बेबस और लाचार हैं। तो 2008 की 26/11 की घटना हो या फिर पुलवामा की या 2025 की घटना हो, खैर समझौता तो हमें करना पड़ेगा। मूल बात यह है कि अब हमें इस प्रकार की चुनौतियों का सामना कैसे करना है और किस प्रकार अपनी तैयारी करनी होगी जिससे हम इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वार्ता के लिए, जो आपने इन सार्थक मुद्दों पर चर्चा की। अगले हफ्ते अब फिर हम किसी नए और समसामयिक मुद्दों के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।